अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान टीम एक दफ़ा फिर इंडिया से मुकाबले में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2025 में अपना मैच हार गई है और बहुत ज़्यादा उन पर तनकीद हो रही है कि ये लोग तो प्रेशर में खेल ही नहीं सकते, कोई बहुत बड़ा मैच हो प्रेशर हो उस पर बिल्कुल नहीं खेल सकते। और क्यों ऐसा होता है कि ये टीम इतनी अनप्रडिक्टेबल है? या तो ये बहुत डोमिनेट करती है एक दिन और अगले दिन बिल्कुल ही ये इसकी परफॉर्मेंस नील बटा सिफर हो जाती है। लेकिन यहाँ पे सवाल एक उठता है कि क्या ये टैलेंट का मसला है हमारे मुल्क में या ये स्किल का मसला है? इन खिलाड़ियों की स्किल नहीं है। मेरे ख़्याल में इन दोनों को तो हम नफ़ी कर सकते हैं, ये नेगेटिव हैं। स्किल भी है, टैलेंट भी है, मसला कहीं और है। हम लोग बात करते हैं कि मेरिट पे चीज़ें नहीं हो रही, वो बात अलग है। लेकिन जो 11 बंदे मैदान में खेल रहे हों, उनमें एक चीज़ की कमी बिल्कुल देखी गई है वो पिछले 3 सालों से, और वो है माइंडसेट, मेंटल हेल्थ की रिजिलियंस। और ये मैं नहीं कह रहा, ये विराट कोहली ने भी बार बार कहा है कि इट्स 90% मेंटल गेम एंड 10% जो है आपकी स्किल और टैलेंट काम आती है। और ये तो उन्होंने इस मैच में साबित कर दिया जब उन्होंने कहा कि जब मैंने अपनी इनिंग्स शुरू की तो मुझे एक चीज़ का पता था, वो थी मुझे क्लैरिटी थी, मुझे पता था मैंने क्या करना है, किस तरह करना है और किस टाइम पे अपनी इनिंग्स को कैसे उसकी मोमेंटम बिल्ड करनी है। तो ये नहीं कि यहाँ पे ये बात साबित होती है, और हम आगे जाके देखेंगे हमारे साथ रहेगा, क्योंकि हम देखेंगे कि यहाँ पे खाली बात ये नहीं है कि हम ज़्यादा बेहतर कोचेज़ ला सकते हैं या नए प्लेयर्स लाएं, लेकिन बात ये कि अभी खाली कोचिंग स्टाफ को हटाना, सैक करना या नए खिलाड़ियों को रिप्लेस करना और पुरानी खिलाड़ियों को बिल्कुल हटा देना, ये हमारा हल नहीं है। बात यह है कि स्किल और टैलेंट के साथ आपको चाहिए स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ। और ये बार बार लोग कह रहे हैं, मैं ये वीडियो देखना, इसमें मैं फिर बताऊंगा कि क्यों मेंटल हेल्थ और स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ यहाँ पे इम्पोर्टेंस लगती है। और बात यह है कि असल गेम जो है वो नेट्स पे जाके प्रैक्टिस से नहीं होती, असल आपकी जो गेम है वो आपके जहन में है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझें और हमारे साथ वीडियो के आखिर तक देखना कि क्या पाकिस्तानी टीम को चीज़ें चाहिए एक साइकियाट्रिस्ट की तरफ से। दोस्तों, अब तो ये बात बिल्कुल ढकी छुपी नहीं है कि पाकिस्तानी टीम, जो हमारी क्रिकेट टीम है, उनमें मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स बहुत हैं। वो मैच से पहले ही अपनी शिकस्त को डायरेक्टली इनडायरेक्टली तस्लीम कर लेते हैं, और जब बहुत बड़ा मैच हो इंडिया और पाकिस्तान का, जहाँ पे फैंस का स्टेक लगाओ, मीडिया का स्टेक लगाओ और ऑब्वियसली प्रेशर बिल्ड होता है, उस प्रेशर को वो सस्टेन नहीं कर पाते। इसी चीज़ को लेके याद रखें कि बार बार हमारे पुराने कप्तान, जिसमें इमरान खान शामिल है, वो बार बार कहते थे कि असल गेम मेंटल हेल्थ की होती है। और जब वो कॉर्नर टाइगर थे तो उन्होंने 1992 के वर्ल्ड कप में ये साबित कर दिखाया, और उन्होंने बाद में भी अपनी कमेंट्री में बताया था कि असल एग्रेशन और असल मेंटल हेल्थ आपको काबू रखनी होती है, आपको अपने दिमाग में। लेकिन इसके अलावा विराट कोहली ने तो साबित कर दिया, रिकी पॉन्टिंग बार बार, जो कि एक बहुत मशहूर कप्तान रहे ऑस्ट्रेलिया के, वो भी बार बार कहते रहे हैं, वो कहते हैं कि भाई ऐसे बड़े मैचेस में और किसी भी इंटरनेशनल आईसीसी के टूर्नामेंट में आपको अपनी मेंटल हेल्थ पे, आपको माइंडसेट पे बहुत काम करना चाहिए। ये लोग ज़्यादातर ये नाम नहीं लेते कि मेंटल हेल्थ की रेजिलियंस हो या क्या हो, ये लोग माइंडसेट की बात करते हैं। यहाँ पे एक मैं मशहूर भारतीय क्रिकेटर, बैट्समैन द वॉल राहुल द्रविड़ के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि इंडियन टीम के कोच भी रहे हैं, और जो उनकी आईसीसी 2020 वर्ल्ड कप था 2024 में उनको जिताया, उनके कोच रहे हैं। यानी कि बेस्ट प्लेयर, बेस्ट बैट्समैन और अभी बेस्ट कोच भी रहे हैं इंडियन टीम के लिए। और उन्होंने बड़ी बेहतरीन और उम्दा बात की है कि क्रिकेट इज़ प्लेड इन द माइंड नॉट ऑन द फील्ड। यानी कि वो भी ये बात कह रहे हैं कि पहले अपनी माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करो, पहले क्लैरिटी लाओ, वो क्लैरिटी जिसकी विराट कोहली बार बार अपने पोस्ट मैच इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुझे क्लैरिटी थी। और इस पे भी विराट कोहली ने कैसे काम किया, इसको भी आगे जाके देखते हैं। तो एक चीज़ तो साबित हो गई कि हर इंटरनेशनल खिलाड़ियों को मेंटल हेल्थ रेजिलियंस चाहिए होती है कि वो इतने हाई स्टेक्स स्पोर्ट्स में परफॉर्म करें, ना सिर्फ इंटरनेशनल मैचेस में बल्कि डोमेस्टिक और जो लीग्स होती हैं उसमें भी परफॉर्म करें। लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेंटल हेल्थ क्यों ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ ज़रूरी है। उसकी वजह है कि आपने ऐसे हाई स्टेक मैचेस में या किसी भी अच्छे बड़े मैचेस में आपने डिसीजन मेकिंग करनी होती है। आपको पता है कि मैंने क्या डिसीजन अभी लेना है, किस टाइम पे लेना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। उसके साथ साथ कल आपने देखा होगा कि कॉन्फिडेंस की कमी थी पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों में, और सबसे ज़्यादा टीम वर्क। ये अकेले फ़र्द वाहिद का गेम नहीं है, ये इसमें टीम वर्क की ज़रूरत होती है, कोलैबोरेशन करनी होती है आपने, कि अगले बंदे के साथ कैसे अपने एक उसको कहते हैं कॉमरेडशिप, कैसे मिल के अपने गेम को पाकिस्तान या अपने मुल्क के लिए जिताना होता है। और आखिर में गेम अवेयरनेस, जो कि हमारे खिलाड़ियों में बहुत ही पुअर है, व्हाट पीपल थिंक, सोशल मीडिया पे भी उनको बताया जा रहा है, और ये मेरा भी ख्याल है कि गेम अवेयरनेस उनकी बहुत कमज़ोर थी। कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने बार बार बात की है
کہ مینٹل کوچنگ بہت ضروری ہے، اور اس کی پہلے وہ اگزامپلس بھی دیتے رہے ہیں اور وہ انہوں نے انٹرویوز بھی آ کے دیے ہیں. اس میں سب سے بڑھ کے ہے کہ جسٹن لینگر جو کہ آسٹریلیا کے فارمر اوپنر رہے ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ ایک مائنڈ کوچنگ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور یہ آسٹریلیا میں مائنڈ کوچنگ بہت ضروری انہوں نے بتایا کہ یہ ہونی چاہیے، اور اوپنلی انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ مائنڈ کوچنگ وہ بھی لیتے رہے ہیں اپنے میچز سے پہلے. اسی طرح اگر آسٹریلیا اور انگلینڈ کی ایشز سیریز کو دیکھیں تو ایشز سیریز سے پہلے ہمیشہ سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ آتے ہیں اور ایشز سے پہلے ایک خاص قسم کی ورک شاپ کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ کیسے اپنے نروز پہ قابو رکھنا ہے. بار بار یہ کہا جاتا ہے نا کہ ہو ہیز اسٹرانگر نروز وہ میچ جیتے گا، جو پریشر کو ٹیکل کر پائے گا. تو آسٹریلیا کی ٹیم بھی یہ کرتی ہے، اور انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے. اور سب سے زیادہ انڈیا کے وراٹ کوہلی نے بار بار اوپنلی بتایا ہے کہ مینٹل کلیئرٹی جس میں انہوں نے پاکستان کے خلاف سینچری کر ڈالی، اس مینٹل کلیئرٹی کو اچیو کرنے کے لیے انہوں نے بہت محنت کی ہے. یہ نہیں کہ خالی جم میں اور گراؤنڈ میں ٹریننگ کی ہے نیٹس پہ، اس کے لیے انہوں نے مینٹل سائیکیٹرسٹ کا ہیلپ لی ہے تاکہ اپنی مینٹل کلیئرٹی کو وہ بھرپور طریقے سے آپٹیمائز کر سکیں. یہاں پہ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اگر پاکستان کرکٹ ٹیم کی بات کریں تو کیا ایسے سائنز ہیں. جب ہم مریض ہمارے پاس آتے ہیں نا تو ہم مریض میں دیکھتے ہیں کہ یہ اس میں علامات ہیں کہ بھئی اس کو یہ مسئلہ ہے. تو اگر پاکستان ٹیم کی کل کی پرفارمنس کو دیکھیں، پچھلی 2-3 سال کی پرفارمنس کو دیکھیں تو کچھ صاف ظاہری طور پہ علامات آتی ہیں. یہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے، اور آپ کو لگے کہ یہ علامات ہیں ان میں تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور سنسیئر فیڈ بیک دیجیے گا، کیونکہ یہ بھی بڑی سیریس بات ہے. تو سب سے پہلی علامت جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، جو کہ میں نے بینگ ہمارے نفسیات سائیکیٹرسٹ نوٹ کی، وہ یہ ہے کہ فریکوینٹ کولیپسز. پاکستانی ٹیم ان بڑے میچز میں کولیپس کر جاتی ہے. آپ بالکل اس کی اگزامپل لیں، بہت میچز ہے. کل کا ہی میچ لے لیں انڈیا پاکستان کا جو چیمپئنز ٹرافی میں ہوا 2025 کے، کہ مطلب وہ وہاں جہاں پہ ایک وکٹ جاتی تھی اس کے ساتھ 2-3 بونس وکٹیں اور گرتی تھیں. یعنی کہ اس سے زیادہ کولیپس کی اور کیا نشانی ہوگی کہ ایک وکٹ گرے تو آپ اگلے کو چاہیے کہ وہ پارٹنرشپ سنبھالے، اس کی کلیئرٹی ہوگی مینٹل، تو وہ تبھی کرے گا. لیکن 2-2 اور 3-3 وکٹیں گرنا، اب تو ہم بھی پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر ایک وکٹ گری تو اس کے ساتھ 2 وکٹ تو بونس میں گرے گی. یہ سب سے بڑی ایک سائن ہے کہ وہ ان کو ضرورت ہے کہ وہ ہینڈل کرے پریشر کو، اور وہ بالکل نہیں کر پا رہے. 2023 کا ورلڈ کپ انڈیا میں ہوا تھا، اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ اس میں کتنی ٹیم پریشر کے ساتھ گئی تھی، اور پرفارمنس بالکل ان کی میں تو یہ کہوں گا پور تھی. T20 ورلڈ کپ میں بھی امریکہ سے ہارے، انڈیا سے ہارے، اور مطلب اس میں بھی وہ نہیں برداشت کر سکے پریشر کو. اور جب عوام ان پہ تنقید کرتی تھی، کیونکہ وہ ہیروز ہیں عوام، تو آپ پبلک فگر ان پہ تنقید کرے گی تو پھر وہ اس تنقید کا نشانہ کہیں نہ کہیں پہ وہ باہر جا کے سوشل میڈیا پہ نکالتے تھے. یا کہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے کھلاڑی باہر امریکہ میں پھر رہے تھے اور ان کا کسی کے ساتھ، کسی فین کے ساتھ لڑائی بھی ہوئی. یہ چیزیں ہیں. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ بابر اعظم جو کہ کنگ کا نام ان کو ملا تھا، لقب ملا تھا، تو وہ خود انڈیا پاکستان کے میچ سے پہلے کہتے کہ اب مجھے کنگ مت کہو. یعنی کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ پریشر کو نہیں برداشت کر سکتے، مجھے کنگ مت کہو. اس سے پہلے یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل کی رضوان کی اننگز میں کلیئرلی انڈیکیٹ ہو رہا تھا کہ وہ پریشر میں ہیں. جہاں پہ 74 بالوں میں یا پتنی اتنے بالوں میں انہوں نے صرف 40s کیے، اور پھر اس کے بعد اتنی ریش شاٹ کھیلی، حالانکہ اس سے پہلے ان کو ایک چانس بھی مل چکا تھا. یہ کلیئرلی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ وہ سیویئر پریشر میں تھے. تو اگر کپتان ہی از ناٹ اگریسو، اور اگر وہ انڈر پریشر ہے تو پھر آپ باقی ٹیم کے بھی حالات کا سوچ سکتے ہیں. اس طرح جو پری میچ ہماری جتنی باتیں ہوتی ہیں، پری میچ کے بارے میں دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ وراٹ کوہلی سے مل لیتے ہیں، روہت شرما سے مل لیتے ہیں، تو پھر بعد میں بار بار کہتے ہیں کہ ہاں میں کوہلی سے ملا، پکچر شیئر کرتے ہیں، اس کو لارجر دین لائف کی ایک پکچر بتاتے ہیں. ایسا کچھ تو 1999 میں بھی ہوا تھا جب پاکستان انڈیا کے دورے پہ گئی تھی وسیم اکرم کی کپتانی میں. وہاں پہ سچن ٹنڈولکر آئے تھے اپنا بیٹ دینے، گفٹ کیا تھا انہوں نے وسیم اکرم کو، دونوں ملے آپس میں، اور اٹ واز جسٹ نارمل. اور کبھی انہوں نے کہا بھی نہیں یہ بات، کبھی وسیم اکرم نے بہت زیادہ کہی بھی نہیں کہ ہاں یہ میچ سے پہلے مجھے ٹنڈولکر آیا، حالانکہ ٹنڈولکر اس وقت بہت بڑا نام تھا. تو لیکن کپتانی لیکن سوچ ہے مائنڈ سیٹ کی. وسیم اکرم کا مائنڈ سیٹ بہت ایگریسو تھا، اور وہ اور ان کی مینٹل اسٹرینتھ بہت ایک پختہ مینٹل اسٹرینتھ تھی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا گیا کہ پلیئرز میں PSL آ گئے ہیں، باقی لیگز آ گئی ہیں، بنگلہ دیشی لیگ اور یہ جو سری لنکا کی لیگز میں کھیلنے جاتے ہیں. یہ وی نو کہ ان کے اس کو پیسے ملتے ہیں، ینگ ایج ہے، لیکن اب یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہمارے پلیئر جو ہیں وہ فوکس اور موٹیویشن کھو بیٹھے ہیں. یعنی کہ ایک انڈیا پاکستان کا میچ ہے یا کوئی اور میچ ہے تو اس میں آپ کی موٹیویشن بہت ہائی ہونی چاہیے. جب آپ کا موٹیویشن بہت ہائی ہوتا ہے، ایمگڈلا
मोटिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तो आपके फियर्स और आपके बाकी चीज़ें डाउन हो जाती हैं, आपके डर गायब हो जाता है और फोकस मिलता है। यानी कि अगर विराट कोहली की मैं बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ मेंटल क्लैरिटी की, तो वो उनका फोकस बरकरार था, जो कि हमारे प्लेयर्स में बिल्कुल नहीं है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल रिजवान और सऊद शकील, उन्होंने भी आखिर में अपनी विकेट खो दी, हालांकि उनको भी एक चांस मिला था, उनको चाहिए था वो डीप जाते बैटिंग करते, लेकिन उनको क्लैरिटी ही नहीं थी कि मैंने करना क्या है। उनको अंदाज़ा था कि अगर मैं आउट हूँ तो मेरे बाद लाइन लग जाएगी, और वही हुआ। लेकिन अब स्पोर्ट्स साइकेट्रिस्ट का काम आता है। ये वही स्पोर्ट्स साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि विराट कोहली ने मेंशन किया बार बार कि जब मैं भी यंग था तो मेरे अंदर इमोशंस को कंट्रोल करने की वो नहीं थी, हिम्मत नहीं थी, वो रेगुलेशन नहीं थी, और भी बड़े मसले थे, मैं फोकस नहीं कर पाता था। हालांकि वो वक्त भी बहुत बड़ा प्लेयर था, लेकिन स्टिल विराट कोहली फिज़िकल फिटनेस के अलावा आपने देखा कि किस तरह वो एक मेंटल हेल्थ की रेजिलियंस का एक सिंबल बन चुका है। मैं बार बार अपनी वीडियोस में कहता हूँ, उसने स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के साथ काम किया, साइकेट्रिस्ट के साथ काम किया, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ, अपनी माइंडसेट को ठीक करने के लिए। तो क्या ऐसे काम कर सकता है स्पोर्ट साइकेट्रिस्ट पाकिस्तानी टीम के साथ? मेरा तो ख्याल में उनको ज़रूरत है। सबसे पहले तो उनकी मेंटल हेल्थ की रेजिलियंस पे काम करे, यानी कि जितने भी बड़े प्रेशर के मैचेस होते हैं उनको बताए कि बार बार बताए, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ये मैच है, इसको एंजॉय करें, मोमेंट को एंजॉय करें, बाद में ऐसा मोमेंट शायद आपकी लाइफ में ना आए, और कोशिश करें कि अपनी परफॉर्मेंस ऐसी करें कि जो कि आपके लिए ना हो, टीम के लिए इम्पैक्टफुल हो, और वो फोकस करे सिर्फ पिच पे, फील्ड पे, और ये ना सोचे कि उसके सामने विराट कोहली खड़ा है या रोहित शर्मा खड़ा है या गिल नंबर 1 बैट्समैन जो हैं वो खड़े हैं, सिर्फ वो कहे एक बैट्समैन इसको मैंने ट्रैप कैसे करना है। ये करने के साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो मेंटल कोचेज़ हैं वो बताएं खिलाड़ियों के कि आपको फोकस और क्लैरिटी मिले, आपको पता है कि आपका रोल क्या होना चाहिए, उनको डिफरेंट सिचुएशन से गुजारा जाए, जिसको हम एक्सपोजर थेरेपी कहते हैं, डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं, कि अगर इस सिचुएशन में इतने खिलाड़ी आउट हुए तो आपका क्या रोल होगा, अगर आप 45th ओवर में निकलते हैं तो आपका क्या रोल होगा, या अगर लेट सपोज पाकिस्तान की 5 विकेटें गिरती हैं पहले 10 ओवर में, तो फिर आपका क्या रोल होगा। जैसे बांग्लादेश ने उस दिन किया, 35 पे 5 आउट और फिर वो 228 रन उन्होंने बनाए, तो उस खिलाड़ी को क्लैरिटी थी कि मैंने क्या करना है, मेरा रोल क्या है। ये नहीं कि मैं हार्ड हिटर हूँ तो मैंने ऊपर ही उठानी है बॉल, उसको क्लैरिटी थी कि मैंने आखिर तक गेम लेके जानी है। सबसे बढ़ के ये कि अपने सेल्फ डाउट और एंग्जाइटी पे काम करें। बाबर आजम कल इसका एक बड़ा एग्जांपल है, वो सेल्फ डाउट में थे, एंग्जाइटी में थे, और जैसे ही उनने एक शॉट लगाने की कल कोशिश की, ओपन होने की कोशिश की, वो आउट हो गए, स्निक आउट हो गए। और ये चीज़ बाबर आजम में बहुत अरसे से देखी जा रही है कि उनके अंदर सेल्फ डाउट है, और जब वाकई खिलाड़ी के अंदर एक शक हो कि मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा, क्या मैं आज खेलूँगा, क्या मुझसे टाइम होगी बॉल, क्या मैं बॉल को मिडल कर पाऊँगा, फिर तो आप इतनी आसान पिच पे भी आउट होंगे, और ये बहुत मुश्किल होगा कि आप इस तरह के हाई प्रेशर मैचेस में परफॉर्म कर पाएँ। बाबर आजम इस एग्ज़ाम्पल का सबसे बड़ा एक मिसाल है। इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आप अपने लड़कों में लीडरशिप्स का बताएं, कि अगर कप्तान है, कप्तान को बताएं कि लीडरशिप क्या होती है, कैसे लीडरशिप चलाई जाती है, और लड़कों को भी बताएं कि लीडर को कैसे फॉलो करना होता है। सबसे बढ़ के कि पाकिस्तानी टीम में जहाँ पे इमरान खान, वसीम अकरम, वकार, शोएब अख्तर, वो हम तो पहले उनकी इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात करते थे, लेकिन अब तो बात ही आ गई कि उर्दू में भी ये लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि हमारा मैच पे हमने करना क्या है। आप इनके इंटरव्यूज़ उठा के देख लें, उर्दू में भी इनकी क्लैरिटी नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लीडरशिप के साथ साथ इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम किया जाए, कि आपने कम्युनिकेट कैसे करना है, आपने खिलाड़ियों आपस में कैसे कम्युनिकेट करना है, बाहर लोगों के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है। मैं फिर एग्जांपल दूंगा एक केस स्टडी की, विराट कोहली की। बार मैं इसकी एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि वो ही इज़ द एपिटोम, वो एक पीक पे है मेंटल हेल्थ रेजिलियंस की। बार बार उन्होंने ये कहा कि मैं माइंडफुल नहीं होता था, जब भी मैं पिच पे था तो मैं माइंडफुल नहीं होता था, मेरा फोकस होता था बाहर, स्टेडियम के बाहर क्या होगा, क्राउड पे होता था, मेरा फोकस होता था कि मेरे ओपोनेंट कौन खड़ा है, ऑस्ट्रेलियन टीम खड़ी है। उस वक्त उन्होंने बहुत मैं समझता हूँ कि मुश्किल खिलाड़ियों का सामना किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं माइंडफुल रहा, मैंने इसकी मदद ली स्पोर्ट साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट से, और मैंने उसके बाद अपने इमोशंस पे काबू पाना सीखा। और ये एक दिन 2 दिन की बात नहीं होती, ये बार बार आपने करना होता है। ये एक एक्सरसाइज होती है, जैसे कि आप जिम में जाके अपने डोले बनाते हैं, रोज़ाना करते हैं, बार बार करते हैं, तो ये मेंटल हेल्थ रेजिलियंस भी एक दिन में डेवलप नहीं होती, आपको बार बार करना होता है, और हर खिलाड़ी ने अपने साथ ही एक्सरसाइज करना होती हैं। इसके अलावा एक और बड़ी मिसाल इसकी स्टीव स्मिथ हैं। जब 2018-19 में उन पे एक बॉल टेम्परिंग का केस आया था, डेविड वार्नर भी उनके साथ थे। इन दोनों ने स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की मदद ली, साइकेट्रिस्ट की मदद ली, और क्योंकि जब इनको पता था कि जब ये वापस टीम में जाएंगे तो इन पे सोशल मीडिया और क्राउड की तरफ से बहुत ज़्यादा
एक नेगेटिव चीयरिंग होगी जो हुई इन पे। लेकिन अब आप देखें कि अभी स्टीव स्मिथ जो हैं ऑस्ट्रेलियन टीम की कैप्टनसी कर रहे हैं और उन्होंने कैसी ज़बरदस्त जीत अपने नाम की है इंग्लैंड के ख़िलाफ़। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी कॉन्फिडेंस बहुत कम हो गई थी और वो जब भी आते थे तो इस एलिगेशन के बाद उनसे खेला नहीं जाता था। यहाँ पे उन्होंने अपनी मेंटल हेल्थ रिजिलियंस पे काम किया और अब वो देखें ऑस्ट्रेलियन टीम में कितने एक लेजेंडरी प्लेयर बनते जा रहे हैं। तो ये बात तो हमें साबित हो गई है। और आप भी मुझे कमेंट में बताएं कि कोई और ऐसा प्लेयर है जिसमें अपनी मेंटल हेल्थ रिजिलियंस शो की है या आप समझते हैं कि उसमें है। दोस्तों आखिर में मैं आपसे ये कहूँगा, हम सबको पता चल गया कल के मैच के बाद कि पाकिस्तानी टीम के पास टैलेंट है, स्किल है, बेहतरीन खिलाड़ी हैं, इनके पास एक चीज़ की कमी है, वो है माइंडसेट। और उस माइंडसेट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अब पीसीबी काम करे। वो देखिए कि दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स ने क्या किया है। खिलाड़ियों को भी चाहिए कि इनफरादी तौर पे एक स्पोर्ट्स साइकेट्रिस्ट, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट या किसी भी साइकेट्रिस्ट की हेल्प लें कि अपनी ज़हनी सेहत पे काम करें, अपनी इमोशंस पे काम करें, माइंडफुलनेस पे काम करें, जिसके बारे में मैं बोल बोल के थक गया हूँ। और सबसे बड़ी बात कि उनको पता होना चाहिए कि अपनी सेल्फ डाउट और एंजाइटी कैसे ख़त्म करते हैं। इस पे काम करें एक्सपोजर और डिसेंसिटाइजेशन के साथ। अगर आप भी समझते हैं कि पाकिस्तानी टीम को एक साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और बहुत शुक्रिया कि आप इस वीडियो के इतने आखिर तक पहुंच चुके हो।